दक्कन के निजाम। हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क ने रखी। जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था। 1720 में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 में उसे दिल्ली वापस बुला लिया गया तथा वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर उसने दक्कन जाने का विचार कर लिया। 1723 के अंत में शिकार अभियान के बहाने उसने दक्कन की ओर प्रस्थान किया। इस समय दक्षिण भारत का सूबेदार मुबारिज खां था। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को आदेश दिया कि वह निजाम को जीवित अथवा मृत उपस्थित करे। 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खां ने मुबारिज खां को मार डाला और दक्कन का स्वामी बन गया। मजबूर होकर मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि भी दे दी। चिनकिलिच खां ने 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। रुहेले तथा बनगश पठान। गंगा की घाटी में रुहेलों तथा बनगश पठानों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। एक अफगान वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जो उत्तर में कुमायूं से दक्षिण में गंगा नदी तक फैल गया। इससे कुछ दूर पूरब में मोहम्मद खां बनगश ने, जो एक अन्य अफगान वीर था, फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। बाद में इसने बुंदेलखंड तथा इलाहाबाद के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। राजपूत औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। बहादुर शाह ने 1708 में जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने अधीनता तो स्वीकार कर ली परंतु शीघ्र ही उसने जयसिंह द्वितीय तथा दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध एक गठजोड़ बना लिया। 1714 में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखशेर से करना पड़ा। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए उसे अजमेर तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की, जिस पद पर वह 1721 तक बना रहा। सैयद बंधु विरोधी दल ने जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय को 1721 में आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मुहम्मद शाह के समय में उसे गुजरात का क्षेत्र भी दे दिया गया। सवाई जय सिंह 1688 से 1747। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई जय सिंह था। इसे सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखशेर ने दी थी। जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी था। उसने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना की। जय सिंह एक महान खगोलशास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों के सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मुहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जय सिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सर्वप्रथम विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में किया। पुनः 1686 में राजाराम एवं रामचेरा ने विद्रोह किया। मनुची ने लिखा है कि राजाराम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला। इसके बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन के हाथों में आ गया। चूड़ामन 1690 से 1721। चूड़ामन ने 1700 में भरतपुर राज्य की नींव डाली। उसने थीम नामक स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान किया तथा दुर्ग जीत लिया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाल लिया। बदन सिंह 1721 से 1756। बदन सिंह ने अपनी सेना शक्तिशाली बनाए तथा दीग, कुंभेर, वेद तथा भरतपुर 4 दुर्ग बनाए। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने आगरा तथा मथुरा पर अधिकार जमा लिया। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जिसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। सूरजमल 1756 से 1763। 1756 में सूरजमल इस राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे जाटों का अफलातून प्लेटो भी कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों को सहयोग देने के लिए राजी हो गए थे।
परंतु सदाशिवराव भाव से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अपने आप को पानीपत के तृतीय युद्ध से अलग कर लिया। 1763 सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जवाहर सिंह 1764-68 इसकी मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह तथा रणधीर सिंह शासक हुए। 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए, जिनका इतिहास निम्नलिखित है। गुरु नानक 1469 से 1539। जन्म तलवंडी, मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा। पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, जाति खत्री, उपाधि हजरत रब्बुल मजीज। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद 1539 से 1552। ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाए तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को माना जाता है। अमरदास 1552 से 1574। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अकबर अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास 1574 से 1581। ये अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को मदासी कहा जाता था। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। अर्जुन देव 1581 से 1606। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीर द्वारा रखी गई। अर्जुन देव ने तरनतारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 10वां भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 में इन्होंने आदिग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। हरगोविंद 1606 से 1645। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। 1645 में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। हर्राय 1645 से 1661। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ की पराजय के बाद दाराशिकोह इनसे मिला था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर्राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए तथा अपने बेटे रामराय को भेजा। रामराय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन रामराय के कार्यों से गुरु हर्राय नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। हरकिशन 1661 से 1664। इनका अपने बड़े भाई रामराय से विवाद हो गया। रामराय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इनके अनुयायी रामराय के नाम से जाने जाते हैं। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई। तेग बहादुर 1664 से 1675। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवाली में बनाया।
1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। गोविंद सिंह 1675 से 1708 ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंद सिंह की 2 पत्नियों सुंदरी एवं जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुंचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने पाउंटा नामक स्थान की स्थापना की। पाउंटा में ही गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने पाउंटा ही में की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दिवक है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ भगनी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये चारों किले आनंदपुर एवं कीरतपुर के मध्य स्थित हैं, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़। इन किलों का निर्माण 1688 से 1690 के बीच किया गया। मुगलों की सेना ने आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 में आक्रमण किया। कहलपुर के शासक भीमचंद ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की, फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध 1690। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। खालसा की स्थापना। गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। वैशाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केशगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिनमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकमचंद छीबा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवा और बीदर का नाय साहब चंद। इन्हें पंचप्यारे कहा गया। यहीं से सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू की। उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद ने 1701 में आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खां ने सेना भेजी, फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गोविंद सिंह की मां बंदी बना ली गई, परंतु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में सफल रहे। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया गया तथा इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इस घटना को देखकर ही गोविंद सिंह की मां की भी मृत्यु हो गई। चकमौर का युद्ध 1705। ये युद्ध गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गोविंद सिंह के शेष 2 बेटे अजीत सिंह तथा जुझारू सिंह मारे गए। गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भाग गए। खिदराना का युद्ध 1705। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया, इसीलिए इसे 10वें पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। नांदेर नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया, लेकिन अजीम खान को गोविंद सिंह ने मार डाला। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने 2 बातें निश्चित की। गुरु गद्दी समाप्त कर दी। जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। गुरुबानी ही गुरु के शब्द हैं। गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा तथा एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब भेजा। बंदा बहादुर 1708-1716 ये जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधवदास रखा गया। बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधवदास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश में नांदेर नामक स्थान पर हुई। गुरु प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम गुरु बख्श सिंह रखा। ये सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ।
इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। इसने अपने अभियान की शुरुआत सोनीपत से की। इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित किया और मार डाला तथा सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। 1716 में गुरदासपुर पास युद्ध चल रहा था, वहीं पर इसे घेर लिया गया। 8 महीने के घेरे के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया और फर्रुखशेर के शासनकाल में इसे दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख नेतृत्व विहीन हो गए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में शरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। वर्ष में 2 बार वैशाखी तथा दिवाली के दिन सिख समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे तथा निर्णय लेते थे। इकट्ठे होने को शरबत खालसा जबकि निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया। धीरे धीरे सिखों ने छोटे छोटे संगठन बना लिए। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में ये सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। 1753 में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। राखी प्रथा में प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 5वां भाग लिया जाता था। उसमें गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध मराठे शक्तिहीन हो गए तथा मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ हुआ। इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। 1764 में सिख अमृतसर में एकत्रित होकर देग, तेग एवं फतेह लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा थी। 1763 से 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य मिसल कहलाते थे। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थीं, जो निम्नलिखित थीं: भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, अहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुखेरचकिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुल्किया मिसल, धनई मिसल। इनमें से 5 शक्तिशाली मिसलें थीं: भंगी, अहलूवालिया, सुखेरचकिया, कन्हैया तथा नक्कई। इनमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था, जबकि सुखेरचकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह हुए।